अगर मैं कहूँ कि पिछले 1 मिनट में जब से हमने ये डीप डाइव शुरू किया है, हमारे शरीर के अंदर लगभग 30 करोड़ सेल्स मर चुके हैं। हाँ, और सबसे हैरानी की बात यह है कि किसी को इसका एहसास तक नहीं हुआ। सही में, क्योंकि उसी 7 सेकंड के अंदर ना उनकी जगह नए सेल्स ने ले ली हैं। तो हमारा शरीर कोई मेटल या प्लास्टिक की बनी हुई रुकी हुई मशीन नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये तो एक लगातार चलने वाला कंस्ट्रक्शन साइट है। एग्जैक्टली एक ऐसी कॉम्प्लेक्स मशीन जिसे बाहर से किसी बैटरी की जरूरत नहीं होती और जो बिना किसी छुट्टी के सालों साल चलती रहती है। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में अनपैक करते हैं। आज की हमारी इस गहन चर्चा का मेन टॉपिक है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम्स इन ह्यूमन बॉडी। ये एक बहुत ही फैसिनेटिंग टॉपिक है और लोग अक्सर इस अद्भुत मशीन को बहुत हल्के में लेते हैं। हाँ, जब तक बुखार या दर्द ना हो, ध्यान ही नहीं जाता कि स्किन के ठीक नीचे कितनी एडवांस्ड इंजीनियरिंग हर सेकंड अपना काम कर रही है। आज के इस डीप डाइव के लिए हमने NCERT बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स, क्लीवलैंड क्लिनिक के मेडिकल रिसोर्सेज और कुछ बहुत ही ऑथेंटिक एनाटॉमी बुक्स को रेफर किया है। और हमारा मिशन यही समझाना है कि कैसे एक छोटी सी माइक्रोस्कोपिक सेल मिलकर इस पूरे जॉइंट बॉडी को बनाती है और उसमें डिवीजन ऑफ लेबर यानी श्रम विभाजन कैसे होता है। सही कहा। अगर हम यहाँ एक 3D सिनेमैटिक विजुअल इमेजिन करें, जहां हम सेल से शुरू करके पूरे ह्यूमन बॉडी सिस्टम तक जूम आउट कर रहे हैं, स्क्रीन पर एक क्लियर फ्लो दिखता है। सेल्स, फिर टिश्यूज, फिर ऑर्गन्स और एंड में पूरा सिस्टम। हाँ, और इस हायरार्की को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि एक अमीबा जैसे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल सब कुछ करती है, खाना, सांस लेना, सब कुछ। अच्छा, पर इंसानों में तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, हमारे पास तो अरबों सेल्स हैं। इसीलिए ह्यूमन बॉडी को एक हायरार्किकल लेवल में बांटा गया है। सबसे बेसिक यूनिट सेल होती है और जब एक जैसा काम करने वाली बहुत सारी सेल्स आपस में जुड़ती हैं तो वो टिश्यू बनाती हैं। तो अगर हम इसे लेगो ब्लॉक्स की तरह समझें, एक ब्लॉक हमारी सेल हो गई और बहुत सारे एक जैसे ब्लॉक्स मिलकर एक सॉलिड दीवार बनाते हैं जो टिश्यू हो गया। सही एग्जाम्पल है। हमारे अंदर मेनली 4 तरह के टिश्यूज होते हैं: मसल, एपिथेलियल यानी स्किन, कनेक्टिव जैसे ब्लड और बोन्स, और नर्व टिश्यू। अब जब 2 या उससे ज्यादा टिश्यूज मिलकर किसी खास काम को करते हैं तो वो एक ऑर्गन बनाते हैं, जैसे हमारा पेट या दिल। और बात यहाँ रुकती नहीं है। नहीं, जब कई ऑर्गन्स मिलकर एक बड़ा कॉम्प्लेक्स फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो वो एक ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। इसको मैं एक बड़ी फैक्ट्री या कॉर्पोरेट कंपनी के एग्जाम्पल से कनेक्ट करना चाहूंगी। मान लीजिए जो सेल्स हैं वो कंपनी के एम्प्लॉइज हैं। हाँ, इंटरेस्टिंग। हाँ, और एक ही काम करने वाले एम्प्लॉइज मिलकर एक डिपार्टमेंट बनाते हैं, जैसे कि HR या फाइनेंस। ये हमारे टिश्यूज हो गए। फिर अलग अलग डिपार्टमेंट्स मिलकर पूरी एक ब्रांच बनाते हैं जो हमारा ऑर्गन है। और ऐसी कई ब्रांचेस मिलकर पूरी कंपनी का नेटवर्क बनाती हैं। राइट, एग्जैक्टली। और वही हमारा ऑर्गन सिस्टम है जो बॉडी को जिंदा रखने के लिए डिवीजन ऑफ लेबर करता है। ये कंपैरिजन बहुत एप्ट है क्योंकि इस श्रम विभाजन की वजह से ही एक सेल स्पेशलाइज कर पाती है। उसे सब कुछ अकेले नहीं करना पड़ता। तो चलिए इस फैक्ट्री के सबसे बिजी डिपार्टमेंट की तरफ चलते हैं। किसी भी फैक्ट्री को लगातार चलने के लिए रॉ मटेरियल और सप्लाई चेन की जरूरत होती है। बिल्कुल, बिना ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के फैक्ट्री एक सेकंड नहीं चल सकती। वही तो, ये ट्रांसपोर्ट नेटवर्क हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र है। अगर हम स्क्रीन पर एक 3D पंपिंग हार्ट का विजुअल देखें तो उसके 4 चेंबर्स और वाल्व्स क्लियरली लेबल किए हुए दिखते हैं। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस पूरे सिस्टम का जो मेन इंजन है, हमारा हार्ट, वो बस एक मुट्ठी के साइज का होता है। वेट, सिर्फ एक मुट्ठी के बराबर? हाँ, लगभग। ये मायोकार्डियम मान की कार्डियक मसल से बना होता है। ये कोई नॉर्मल वाटर पंप नहीं है। ये एक हाईली एडवांस्ड 4 चेंबर वाला मस्कुलर पंप है, जिसका राइट साइड ब्लड को लंग्स में भेजता है और लेफ्ट साइड पूरे बॉडी में पंप करता है। एग्जैक्टली। और यहाँ एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज आती है। ब्लड कोई आम लिक्विड नहीं है, ये एक कुरियर सर्विस की तरह काम करता है। सही कहा। अगर कुरियर में सही पैकेज ना हो तो सेल्स का सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। ब्लड उन तक ऑक्सीजन और जरूरी न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है। पर कुरियर का काम सिर्फ डिलीवरी करना तो नहीं होता ना, उसे रिटर्न पैकेजेस भी लाने होते हैं। हाँ, और वो रिटर्न पैकेज है कार्बन डाइऑक्साइड और मेटाबॉलिक वेस्ट, जिसे बॉडी से बाहर निकालना होता है। और इस फ्लो को मेंटेन करने के लिए हार्ट में वाल्व्स होते हैं। ये वाल्व्स बेसिकली वन वे डोर्स की तरह काम करते हैं, राइट? बिल्कुल, ताकि खून उल्टा ना बहे। अगर बैकफ्लो हो गया तो पूरी सप्लाई चेन क्रैश हो जाएगी। और ये सिस्टम अपनी स्पीड खुद एडजस्ट करता है। अगर कोई दौड़ रहा है
तो मसल्स को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए तो नर्वस सिस्टम हार्ट रेट बढ़ा देता है। वही तो इसकी खासियत है। और इस पंपिंग का इंपॉर्टेंस हार्ट अटैक के टाइम समझ आता है। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में अगर पंप की अपनी मसल्स को ब्लड सप्लाई रुक जाए तो पूरा नेटवर्क एक झटके में रुक जाता है, जिसके बाद सेल्स ऑक्सीजन के लिए तड़पने लगती हैं। लेकिन और यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, ब्लड में ये जो ऑक्सीजन नाम का रॉ मटेरियल है ये आता कहाँ से है? ये कुरियर सर्विस अपना पैकेज पिक कहां से करती है, राइट? ये काम करता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वासन तंत्र। तो हमारी अगली स्लाइड लंग्स के बारे में है, जिसमें हम देख सकते हैं कि हवा नाक से होते हुए ट्रेकिया और फेरिंग से एल्वियोली तक कैसे पहुंचती है। हाँ, लंग्स यानी फेफड़े चेस्ट कैविटी में रिब केज के अंदर सेफ रहते हैं। ये बिल्कुल स्पंजी पिंकिश ग्रे टिश्यूज होते हैं। मैं हमेशा लंग्स के इंटरनल डिजाइन से बहुत हैरान होती हूँ। मैंने पढ़ा था कि लंग्स में जो छोटी छोटी एयर सैक्स होती है, जिन्हें हम एल्वियोली कहते हैं, अगर उन सबको खोलकर बिछा दिया जाए तो वो एक पूरे टेनिस कोर्ट को कवर कर लेंगी। ये फैक्ट हमेशा सबको चौंका देता है, पर ये एवोल्यूशन का मास्टर स्ट्रोक है। टेनिस कोर्ट जितना सरफेस एरिया बस इस छोटी सी चेस्ट में। बिल्कुल, क्योंकि सरफेस एरिया जितना बड़ा होगा गैस एक्सचेंज उतनी ही तेजी से होगा। एल्वियोली की दीवारें सिर्फ एक सेल जितनी पतली होती हैं। जब हम सांस लेते हैं हवा वहां भरती है और फिर वहां से ऑक्सीजन ब्लड की कैपिलरीज में चली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड वापस आ जाती है। इस प्रोसेस को ही डिफ्यूजन कहते हैं ना? एकदम सही। ऑक्सीजन अंदर, CO2 बाहर। अगर हम इसको विजुअलाइज करें तो लंग्स बिल्कुल एक स्पंज या धौंकनी की तरह काम करते हैं। डायफ्राम नीचे जाता है, वैक्यूम बनता है और हवा अंदर आती है। और जब इस गैस एक्सचेंज में प्रॉब्लम आती है तब सांस लेने की असली कीमत समझ आती है। जैसे एस्थमा या निमोनिया की केसेस में। हाँ, एस्थमा में ब्रीदिंग ट्यूब सूज जाती हैं और निमोनिया में एल्वियोली में फ्लूइड भर जाता है। तब पूरा बॉडी ऑक्सीजन के एक एक पार्टिकल के लिए स्ट्रगल करता है। राइट। तो चलो, अब हवा का इंतजाम तो हो गया, पर इस बायोलॉजिकल फैक्ट्री को चलाने के लिए सिर्फ ऑक्सीजन तो काफी नहीं है। ऑक्सीजन से तो बस आग लगती है, फ्यूल कहाँ से आएगा? फ्यूल आता है हमारे खाने से, और इस रॉ खाने को फ्यूल में बदलने का काम हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र करता है। ये बेसिकली हमारी बॉडी का प्रोसेसिंग प्लांट है। अगर मैं एक सेब खा रही हूँ तो बॉडी को डायरेक्ट सेब नहीं चाहिए, उसको उसमें से ग्लूकोज निकालना है। ये पूरी असेंबली लाइन कैसे काम करती है? इस असेंबली लाइन को GI ट्रैक्ट यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कहते हैं। ये मुंह से शुरू होता है, दांत खाने को मैकेनिकली तोड़ते हैं और हमारी सलाइवा यानी लार उसको केमिकली तोड़ना शुरू कर देती है। फिर ये खाना इसोफेगस नाम की पाइप से होते हुए हमारे पेट यानी स्टमक में गिरता है, जिसे हम एक एसिड और एंजाइम का चेम्बर कह सकते हैं। बिल्कुल, पेट इस खाने को मिक्स करके एक गाढ़े पेस्ट में बदल देता है जिसे काइम कहते हैं। यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत स्ट्रांग होता है। यहाँ एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है जिसके बारे में मैं हमेशा सोचती थी। स्टमक का एसिड इतना स्ट्रांग होता है कि वो एक रेजर ब्लेड को पिघला दे, तो पेट खुद को डाइजेस्ट क्यों नहीं कर लेता? ये बॉडी की इंजीनियरिंग का एक और कमाल है। पेट के अंदर की दीवार पर म्यूकस यानी बलगम की एक बहुत थिक लेयर होती है। ये एक शील्ड की तरह काम करती है। हाँ, अगर ये म्यूकस शील्ड किसी वजह से वीक हो जाए तभी पेट में अल्सर्स बनते हैं। तो पेट ने खाने को तोड़ दिया, पर क्या एनर्जी स्टमक से ही ब्लड में चली जाती है? नहीं नहीं, पेट का काम बस खाने को तोड़ना और बैक्टीरिया मारना है। असली एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, जो कि एक बहुत लंबी कॉइल्ड ट्यूब होती है। स्लाइड पर हम इसका फ्लो देख सकते हैं। सही कहा। स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवारों पर मिलियंस ऑफ छोटे छोटे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें विली कहते हैं। ओह, ये भी लंग्स के एल्वियोलाई जैसा लॉजिक हो गया, सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए। एग्जैक्टली। वहीं से सारे न्यूट्रिएंट्स ब्लड में एब्जॉर्ब होते हैं। लेकिन इस सिस्टम में कुछ और ऑर्गन्स भी तो हैं, जैसे लिवर, गॉल ब्लैडर और पैंक्रियास। ये क्या करते हैं? इन्हें एक्सेसरी ऑर्गन्स कहते हैं। ये डायरेक्टली उस फूड पाइप का हिस्सा नहीं है, पर बाहर से अपने केमिकल्स भेजते हैं। जैसे लिवर बाइल जूस बनाता है जो फैट्स को डाइजेस्ट करता है, और पैंक्रियास पैंक्रियास एंजाइम्स भेजता है जो प्रोटीन्स और कार्ब्स को ब्रेक डाउन करते हैं। फिर जो वेस्ट बच जाता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है जहां पानी अब्जॉर्ब होता है और बाकी वेस्ट बॉडी से बाहर। ये सच में किसी भी फैक्ट्री से ज्यादा एफिशिएंट प्रोसेस है। खाना अंदर गया, केमिकल ब्रेकडाउन हुआ, न्यूट्रिएंट्स ब्लड में गए और वेस्ट बाहर। पर जब ये सेल्स एनर्जी बनाते हैं तब एक प्रॉब्लम भी होती है ना? हाँ, और वो प्रॉब्लम है मेटाबॉलिक वेस्ट। बिल्कुल।
जब भी कोई फैक्ट्री चलती है तो सिर्फ सॉलिड कचरा नहीं निकलता, कुछ खतरनाक लिक्विड वेस्ट और टॉक्सिन्स भी बनते हैं, जैसे अमोनिया और यूरिया, जो सीधे ब्लड में मिल जाते हैं। और अगर ये ब्लड में घूमते रहे तो बॉडी के लिए जहर बन जाएंगे। इन्हें फिल्टर करने के लिए एक फिल्ट्रेशन प्लांट की जरूरत होती है, हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। अगर हम इसको एक बड़े पिक्चर से कनेक्ट करें तो हमारी किडनीज सिर्फ एक साधारण छलनी नहीं है, ये बॉडी के बैलेंसिंग टैंक्स हैं। स्लाइड में ये बीन शेप्ड किडनीज दिख रही हैं, जिसमें रीनल आर्टरी और वेन कनेक्ट होती हैं। हाँ, और हर एक किडनी के अंदर करीब 10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं। ये नेफ्रॉन्स ब्लड को फिल्टर करते हैं। पर मैं सोच रही थी, क्या ये फिल्ट्रेशन बिल्कुल एक नॉर्मल चाय की छलनी की तरह होता है, जो कचरा रोक लेती है? नहीं, इसका मैकेनिज्म एकदम उल्टा है, और यही हैरान करने वाली बात है। किडनी पहले खून से लगभग सब कुछ निकाल लेती है, पानी, नमक, ग्लूकोज और कचरा भी। सब कुछ एक साथ निकाल लेती है? ये तो बहुत अजीब अप्रोच है। हाँ, और फिर जो चीजें बॉडी को वापस चाहिए होती हैं, जैसे ग्लूकोज और जरूरी पानी, नेफ्रॉन उन्हें वापस ब्लड में खींच लेता है। ओह वाओ, मतलब पहले सारा सामान बाहर फेंक दो और फिर जो काम का है उसको चुन चुन कर वापस रख लो। एग्जैक्टली, इसे रिवर्स फिल्ट्रेशन कह सकते हैं। बस कचरा और एक्स्ट्रा पानी पीछे छूट जाता है, जो यूरिन बन जाता है। ये अप्रोच सुनने में बहुत एनर्जी कंज्यूमिंग लगती है, पर इससे ये गारंटी हो जाती है कि कोई भी नया टॉक्सिन बॉडी में गलती से छूट ना जाए। सही पकड़ा। और किडनी सिर्फ ब्लड साफ नहीं करती, ये वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का परफेक्ट बैलेंस भी बनाती हैं। जैसे ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना, मैंने सुना है रेनिन हार्मोन के बारे में। बिल्कुल, अगर बीपी कम हो तो किडनीज रेनिन रिलीज करती हैं, और आरबीसीज बनाने के लिए एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन भी। किडनीज की इस लगातार मेहनत का पता तब चलता है जब ये फेल हो जाती हैं, तब पेशेंट को डायलिसिस पे जाना पड़ता है। हाँ, जहां एक बहुत बड़ी आर्टिफिशियल मशीन घंटों तक वही काम करती है जो हमारी किडनीज बिना रुके, बिना आवाज किए 24 घंटे करती हैं। सही बात है। तो चलिए एक क्विक रिकैप देखते हैं। पाचन तंत्र ने एनर्जी दी, श्वसन तंत्र ने ऑक्सीजन और परिसंचरण तंत्र ने दोनों को सेल्स तक पहुंचाया। उसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम ने कचरा साफ किया। सब कुछ एक परफेक्ट सिंक में चल रहा है। पर यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल आता है, इतने सारे ऑर्गन्स एक ही वक्त पर काम कर रहे हैं, हार्ट बीट कर रहा है, लंग्स फूल रहे हैं, स्टमक में एसिड बन रहा है, इनको मैनेज कौन करता है? यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि इस पूरी ऑर्केस्ट्रा का कंडक्टर कौन है। राइट, कोई सेंट्रल कमांड तो होना चाहिए ना। और वो कमांड सेंटर है हमारा नर्वस सिस्टम, और उसका बॉस है हमारा ब्रेन, हमारा दिमाग, जो लगभग 1.4 किलो का होता है, पर इसमें लगभग 86 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। हाँ, और ये न्यूरॉन्स आपस में इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स के जरिए बात करते हैं। इनकी स्पीड 250 माइल्स पर आवर तक हो सकती है। बाप रे, ये तो पलक झपकने से भी कहीं ज्यादा फास्ट है। बिल्कुल, ब्रेन एक सुपर कंप्यूटर की तरह बॉडी से आने वाली हर इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और कमांड्स भेजता है। इसे हम 2 हिस्सों में समझ सकते हैं, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी। वॉलंटरी यानी जो हम अपनी मर्जी से करते हैं, जैसे मेरा बोलना या अपना हाथ हिलाना। सही, पर ब्रेन का सबसे क्रिटिकल काम इनवॉलंटरी फंक्शंस को संभालना है। सोचकर देखिए, अगर हमें याद रखना पड़ता कि मुझे अगली सांस लेनी है, तो क्या होता? तो हम नींद में ही मर जाते। एग्जैक्टली। ब्रेन का लोअर पार्ट, जिसे ब्रेन स्टेम कहते हैं, ये ऑटो पायलट की तरह काम करता है। लंग्स के साथ मिलकर ब्रीदिंग पैटर्न सेट करना, हार्ट रेट सेट करना, सब यही देखता है। तो इस सब का आखिर मतलब क्या निकलता है? अगर हम स्ट्रोक या सिवियर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के केसेस को देखें तो हार्डवेयर बिल्कुल ठीक होता है। हाँ, बोन्स ठीक है, मसल्स ठीक है, पर कमांड आला बंद हो जाती है, कनेक्शन टूट जाता है और बॉडी पैरालाइज हो जाती है क्योंकि मास्टर कंप्यूटर से सिग्नल नहीं आ रहा। यही सबसे बड़ी रियलिटी है। इस पूरे डीप डाइव से हमें यह समझना होगा कि बॉडी का कोई भी पार्ट अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ये सब इंटरकनेक्टेड हैं। बिल्कुल, जब एक सिस्टम फेल होता है तो ताश के पत्तों की तरह बाकी सब भी गिरने लगते हैं। इसको हम इंटरडिपेंडेंस कहते हैं। हर ऑर्गन की अपनी स्पेशलिटी है, पर एक दूसरे के बिना वो बेकार हैं। सही कहा। दिल एक स्मार्ट पंप है, लंग्स गैस एक्सचेंजर्स हैं, जीआई ट्रैक्ट केमिकल फैक्ट्री है और ब्रेन इन सब का आईटी हेड है। हमारी बॉडी सच में नेचर की सबसे एडवांस्ड मशीन है, जिस पर हमें रोज गर्व करना चाहिए। और इसी के साथ आज के इस डीप डाइव को रैप अप करते हुए मैं एक थॉट प्रोवोकिंग सवाल छोड़ना चाहूंगी। जरूर। हमने देखा कि ब्रेन सब कुछ कंट्रोल करता है, यहाँ तक कि दिल कब धड़केगा ये सिग्नल भी ब्रेन से आता है। तो लॉजिकली ब्रेन बॉस हुआ।
राइट। लेकिन एक ट्विस्ट है, उसी ब्रेन को लगातार चलने के लिए ऑक्सीजनेटेड खून चाहिए जो हार्ट पंप करता है। अगर हार्ट ने खून देना बंद किया तो वो सुप्रीम ब्रेन कुछ ही मिनट में डेड हो जाएगा। तो एक तरह से इस कॉम्प्लिकेटेड मशीन का असली बॉस कौन है? हार्ट जो लाइफ सेविंग ऑक्सीजन देता है, या ब्रेन जो हर फंक्शन को कमांड करता है? आपको क्या लगता है? ये सवाल हम सबके सोचने के लिए छोड़ते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए डीप डाइव के साथ।